हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसका पार्ट 55 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और इससे पहले इस सीरीज़ के 54 पार्ट्स आप सभी को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने इन पार्ट्स को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे ही पार्ट्स एक साथ मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें। और ये जो मॉक सीरीज़ है, ये आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज़ का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला लिया है? तो देखिए, हाल ही में मणिपुर राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला लिया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के मंत्रिमंडल ने राज्य के राजस्व को बढ़ावा देने के साथ साथ अवैध शराब के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों को कम करने के लिए शराब बनाने, उपभोग और बिक्री पर प्रतिबंध जो है, तो इसको आंशिक रूप से हटाने का फैसला लिया है। और 20 सितंबर 2022 को मणिपुर मंत्रिमंडल ने राज्य में शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया। और देखिए, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के विशेषज्ञों को इस बात पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि राज्य में शुद्ध व उच्च गुणवत्ता वाली शराब कैसे बनाई जाए। और देखिए, राज्य सरकार के शराब के निर्यात पर करीब 600 करोड़ रुपए आय की उम्मीद है। ये ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार को शराब के निर्यात पर करीब 600 करोड़ रुपए आय की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है आपका महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 किस राज्य को दिया गया है? देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 दिया गया है पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के एक सहयोगी पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए पश्चिम बंगाल को, ये ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के एक सहयोगी पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा संस्कृति के लिए, किसके लिए? संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए पश्चिम बंगाल को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया है। और यह पुरस्कार 9 मार्च 2023 को कहाँ पर? बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें,
1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो देखिए 1857 का जो सैन्य विद्रोह चल रहा था तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए हेनरी रैमजे जो थे ये 1856 से लेकर 1884 तक कमिश्नर के पद पर रहे, जो कुमाऊं के 6वें कमिश्नर थे। ये कुमाऊं के 6वें कमिश्नर थे और कुमाऊं में इन्हें क्या कहा जाता था? राम जी साहब कहा जाता था। उत्तराखंड में इनके शासनकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहा जाता है इनके शासनकाल को, और ये कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है? देखिए पुरोला घाटी जो कि आपके किस जनपद में स्थित है? उत्तर काशी जनपद में स्थित है पुरोला घाटी। तो उत्तर काशी घाटी के पुरो उत्तर काशी जनपद के पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है कौन सी नदी? कमल नदी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। कमल नदी को पुरोला घाटी का वरदान कहा जाता है। देखिए उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विकासखंड में बहने वाली नदी प्राकृतिक जल स्रोत से निकलती है। यह कमल नदी जो है ये एक प्राकृतिक जल स्रोत से निकलती है तथा यमुना में ये नदी संगम बनाती है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड के कितने जिलों में वृहद हिमालय का फैलाव है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में? लगभग 6 जिलों में वृहद हिमालय का फैलाव है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य में वृहद हिमालय क्षेत्र के पर्वतों की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 4500 मीटर से लेकर 7817 मीटर तक इन पर्वतों की ऊंचाई है। राज्य में वृहद हिमालय क्षेत्र के पर्वतों की ऊंचाई 4500 मीटर से लेकर 7817 मीटर तक है। और वृहद हिमालय को ध्यान दीजिएगा, वृहद हिमालय जो है इसको हिमाद्री या फिर उच्च हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री या फिर उच्च हिमालय भी इसे कहा जाता है। और राज्य में वृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पूछा जा सकता है आपसे। तो राज्य में वृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी सर्वोच्च चोटी है वृहद हिमालय की, ये वृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। और राज्य में वृहद हिमालय श्रेणी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 6 जिलों में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में सर्वप्रथम आजाद पंचायत का गठन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम आजाद पंचायत का जो गठन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? रवाई में हुआ था। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आजाद पंचायत का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? वर्ष 1930 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और उत्तराखंड में आजाद पंचायत के गठन का श्रेय किसको दिया जाता है? दयाराम रवाल्टा को। महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। दयाराम रवाल्टा को आजाद पंचायत के गठन का श्रेय दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कब आजाद पंचायत का गठन हुआ था और किसे इसका श्रेय दिया जाता है। अगला है, कवि देवराज ने भीमसेन की उपाधि किस पवार शासक को दी थी? देखिए कवि देवराज जो थे इन्होंने भीमसेन की उपाधि किसको दी थी? बलभद्र शाह को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बलभद्र शाह पवार वंश का 43वां शासक था और बलभद्र शाह प्रथम राजा था जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आयोग के द्वारा कि कौन से ऐसे पवार शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे सबसे पहले शाह की उपाधि लगाई थी। तो कौन थे? ये थे आपके बलभद्र शाह, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में गढ़ गौरव समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? देखिए जो गढ़ गौरव समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कहाँ से होता था ये आपको बताना है। वर्ष 1975 से इसका प्रकाशन होता था और कहाँ से इसका प्रकाशन होता था ये बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं।
देखिए गढ़ गौरव जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी में कहाँ से हुआ? कोट द्वार से। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1975 ईस्वी में गढ़ गौरव समाचार पत्र का संपादन कोट द्वार में किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह द्वारा। कुंवर सिंह द्वारा इस पत्र का संपादन किया गया और कोट द्वार से वर्ष 1928 ईस्वी में गढ़ देश समाचार पत्र का प्रकाशन भी हुआ। ध्यान रखिएगा, गढ़ देश और गढ़ गौरव दोनों ही समाचार पत्र कहाँ से निकलते हैं? कोट द्वार से इनका प्रकाशन हुआ था। और कब हुआ था? दोनों के वर्ष अलग अलग हैं, ये ध्यान रख लीजिए। आपका वर्ष 1975 ईस्वी में गढ़ गौरव समाचार पत्र निकला था, जबकि गढ़ देश समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था वर्ष 1928 ईस्वी में। और कोट द्वार को देखिए ग्राष्टीगंज कहा जाता है और कोट द्वार खो नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन नाम पूछा जाए कोट द्वार का तो क्या है? ग्राष्टीगंज है, ये ध्यान रखेंगे। और वर्ष 1901 में इसे नगर का दर्जा दिया गया था कोट द्वार को। अगला क्वेश्चन है, कुंजणी वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए कुंजणी जो वन आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह ने। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अमर सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। कुंजणी वन आंदोलन वर्ष 1903-4 में टिहरी रियासत में राजस्व करों में वृद्धि के विरुद्ध हुआ था। कुंजणी वन आंदोलन क्यों हुआ था? वर्ष 1903-4 में टिहरी रियासत में राजस्व करों में वृद्धि के विरुद्ध हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह थापा ने किया था। अमर सिंह थापा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और कुंजणी वन आंदोलन के समय गढ़वाल का राजा कौन था? पूछा जा सकता है, तो कौन था? कीर्ति शाह। कीर्ति शाह उस समय गढ़वाल का राजा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय है? देखिए शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये आपके नैनीताल जनपद के रामगढ़ में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए महादेवी वर्मा संग्रहालय भी कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। तो रामगढ़ में दो संग्रहालय है, एक तो है शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय और इसके अलावा महादेवी वर्मा संग्रहालय भी रामगढ़ में ही स्थित है। और बात करें शैलेश मटियानी की, तो शैलेश मटियानी जी का जन्म वर्ष 1931 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था और ये राज्य के आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी थे। और इनका मूल नाम पूछा जाए आपसे तो इनका मूल नाम था रमेश चंद्र इनका मूल नाम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपका। केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? ये है आपका पालघाट दर्रा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन से संबंधित है? देखिए संसद के संगठन से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? ये है आपका अनुच्छेद 79। ऑप्शन फोर्थ तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की व्यवस्थापिका के रूप में एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर स्थापित होगी। और संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा कहा जाता है निचले संसद को, जबकि उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए भारत की पहली जनगणना के समय पहली पूछा है, यहाँ पे नियमित रूप से नहीं पूछा है। देखिए पहली जो जनगणना हुई थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वर्ष 1872 ईस्वी में कराई गई थी, लेकिन प्रथम नियमित जो जनगणना है ये 1881
1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में मानी जाती है। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जो राज्य है ये है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। और इसके बाद बात करें बिहार की, बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार तथा असम क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य हैं। दूसरे नंबर पर है आपका बिहार और तीसरे नंबर पर है असम राज्य। और जूट उत्पादन में भारत जो है, जूट उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखें, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ये निकाय है भारतीय कृषि अनुसंधान। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार और करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR है। ICAR है और यह भारत के कृषि मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है। किसके अधीन ये कार्य करता है? कृषि मंत्रालय के अधीन। और वर्ष 1929 में इसको स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। तो सभी पॉइंट आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहते हैं। इन पॉइंट्स को हो सके तो आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1883 में बुदली बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल समर्थन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये ध्यान रखेंगे। देखिए, वर्ष 1883 ईस्वी में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल समर्थन सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल लाया गया था। उस समय वायसराय कौन था पूछा जा सकता है, तो कौन थे? लॉर्ड रिपन उस समय वायसराय थे। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था। और इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। और इस बिल का उद्देश्य नगर पालिका में, इस बिल का जो उद्देश्य था वो नगर पालिका में भारतीय और यूरोपीय सदस्यों के मध्य में अंतर को समाप्त करना था। और इस बिल के समर्थन में वर्ष 1883 को इस बिल का समर्थन वर्ष 1883 को बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में एक सभा का आयोजन किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, बुद्धि वल्लभ पंत ने इसकी अध्यक्षता की थी। और बुद्धि वल्लभ पंत जो हैं ये अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक भी थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वीर गब्बर सिंह नेगी किस युद्ध में शहीद हुए थे? देखिए, वीर गब्बर सिंह नेगी जो थे ये किस युद्ध में? ये न्यू चैपल युद्ध में शहीद हुए थे। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि आप सभी को प्रॉपर डेली यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है और कितना इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। तो आप सभी लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर
कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग इतना तो कर सकते हैं ना, काफ़ी मेहनत हमें भी लगती है इसको बनाने में। देखिए आपके लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसके बाद टाइप किया जाता है और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग में, फिर आपके पब्लिश करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है हमें भी, और काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप सभी लोग इसको शेयर ज़रूर करें। डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस के रिगार्डिंग भी आप सभी को क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप सभी लोग क्लासों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दूर नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो 2-3 महीने हैं, लेकिन 2-3 महीने कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा आप सभी को। डेली आप तैयारी करेंगे तब जाके आप कहीं अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर आपको लाइफ में वाकई सक्सेस चाहिए तो आप क्लासेस को कंटिन्यूअसली ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और आपको 2-2 क्लास दी जा रही है। देखिए आपका फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड पुलिस का दोनों का सिलेबस एक ही है, लेकिन आपको अलग अलग क्लासेस दी जा रही हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड हम करा सके। तो आप सभी लोग दोनों क्लास को ज़रूर फॉलो कीजिए। फॉरेस्ट गार्ड वाली क्लास उत्तराखंड पुलिस वाले भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट से भरे पड़े हैं, तो आप सभी लोग इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी को अगर वन लाइनर चाहिए तो फिर वन लाइनर का तो ज़्यादा कुछ महत्व है नहीं, वन लाइनर को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पे देखिए आप सभी को डिटेल वाइज यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। क्यों कराई जा रही है? ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उससे रिलेट करके आप उसको सॉल्व कर पाएँ। इसलिए आपको यहाँ पे डिटेल क्लास दी जा रही है, वरना हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, वन लाइनर सीरीज़ आपको दे देते। अगर वन लाइनर ही पढ़नी होती है तो फिर आप वन लाइनर बुक भी कई आती हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं रहता है ज़्यादा उससे। तो इसीलिए आप सभी लोग क्लासेस को प्रॉपर ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर गब्बर सिंह नेगी किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो ये न्यू चैपल युद्ध में शहीद हुए थे वीर गब्बर सिंह नेगी। और गब्बर सिंह नेगी सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले उत्तराखंडी थे, ये ध्यान रखेंगे। सबसे कम उम्र में इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। और उत्तराखंड में पहला विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले व्यक्ति कौन थे अगर पूछ लिया जाए तो ये कौन थे? दरबान सिंह नेगी थे। दरबान सिंह नेगी पहले विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले व्यक्ति थे उत्तराखंड राज्य में। और दरबान सिंह नेगी को वर्ष 1914 ईस्वी में विक्टोरिया क्रॉस मिला था, जबकि वीर गब्बर सिंह नेगी जो हैं इन्हें वर्ष 1915 में विक्टोरिया क्रॉस मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य में हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिमोत्थान परियोजना का संबंध है पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर सुधारने हेतु। तो ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का कमेंट का इंतज़ार हमें रहता है। और साथ ही साथ आप सभी लोग अपने जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आंसर ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, आपको रात को 8 बजे भी क्लास प्रोवाइड की जाएगी आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप सभी लोग फॉलो ज़रूर करें। और साथ ही साथ कोई भी नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा या फिर भर्ती के रिगार्डिंग कोई न्यू नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप सभी को जल्द ही स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाता है। और तो आप सभी लोग खुद एक बार यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देखिएगा आपको यहाँ पे कैसा कंटेंट दिया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।